सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माई चैनल एवरीवन। बहुत टाइम से मैंने वीडियोस बनाए नहीं है, बहुत महीनों से मैंने वीडियोस बनाए नहीं है, बट मैं शॉर्ट्स डालते रहता हूँ। अगर आप मेरे फॉलोअर्स हो, सब्सक्राइबर्स हो या फिर आप मेरे चैनल पे नए हो तो आप मेरे शॉर्ट्स देख सकते हो। मैं पीरियडिकली शॉर्ट्स डालते रहता हूँ, तो आप उसमें मेरे अपडेट्स या फिर बर्ड्स के प्रोग्रेसेस आप उसमें देख सकते हैं। ओके, मैंने ये वीडियो खासकर इन लोगों के लिए बनाया है, ठीक है। तो इन लोगों ने मुझे एक शॉर्ट पे रिप्लाई किया था, फिर कमेंट किया था, जिसमें मेरे बहुत करीबी, ये तो मेरा करीबी दोस्त है और एक जनाब है जिनको अफ्रीकन लव बर्ड्स में थोड़े से दिक्कतें आ रही थी ब्रीडिंग के मामले में। तो ये वीडियो, जैसे कि आपने टाइटल पढ़ा रहेगा, इट्स एवरीथिंग अबाउट अफ्रीकन लव बर्ड्स, उनके ब्रीडिंग के बारे में, उनके कीपिंग के बारे में, उनके हस्बेंड्री के बारे में। ओके, तो आप अगर एविकल्चर में नए हो या फिर आप एविकल्चर करते हो या फिर एविकल्चर प्रैक्टिस करते हो तो ये वीडियो आपके लिए है। बट फॉर बिगिनर्स ये आपके लिए एकदम प्रो टिप जैसा रहेगा, क्योंकि मैं अफ्रीकन लव बर्ड्स के बारे में सब कुछ बताऊंगा ये वीडियो में, राइट फ्रॉम द बेसिक्स टू द सीक्रेट्स टू द पॉइंट, जहाँ पे मैं कुछ चीज़ें ऐसे यूज़ करता हूँ या फिर इस्तेमाल करता हूँ जहाँ पे हमें 100% ब्रीडिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं पेयर से। पेयर बेसिकली कैसा होना चाहिए, एडल्ट होना चाहिए, मिनिमम 5 to 6 मंथ्स होना चाहिए। उसके ऊपर मैं तो कहता हूँ कि 1 साल के ऊपर ही आप पेयर ले लो, बट 5 to 6 मंथ्स में इसलिए बोलता हूँ ताकि 5 to 6 मंथ्स में आप डायरेक्टली ब्रीडिंग चालू नहीं करोगे, राइट। 5 to 6 मंथ्स पे आप उनको साथ में रखोगे, उनकी बॉन्डिंग करोगे, उनको अच्छा खाना दोगे, उनको अपने डाइट पे लाओगे और अपने डाइट के हिसाब से उनको वो डाइट पे आप उनके उस डाइट की आप आदत डालोगे। तो पेयर आप कैसे चूज करोगे? सबसे फर्स्ट, अफ्रीकन लव बर्ड्स विजुअली मोनोमॉर्फिक होते हैं। विजुअली मोनोमॉर्फिक का मतलब है उनमें मेल्स और फीमेल्स आप डायरेक्टली उनको देख के बता नहीं सकते। जो ऐसे आप पढ़े रहेंगे यहाँ पे वहाँ पे या फिर किसी से सुना रहेगा कि मेल का हेड बड़ा रहता है, फीमेल का हेड छोटा रहता है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दोनों विजुअली मोनोमॉर्फिक होते हैं, जहाँ पे मेल और फीमेल दोनों विजुअली सेम दिखते हैं। ओके, मैच्योरिटी के बाद भी, बट कोई बर्ड जैसे हैं जहाँ पे बच्चे रहेंगे तो थोड़े अलग दिखेंगे, बड़े होने के बाद थोड़ा प्लूमेज चेंज होता है। बट आपको एक सही पेयर चूज करना है, जो आप बेसिक आप जहाँ पे स्टार्ट करोगे, समझो 5 या 6 महीने के बच्चे हैं तो आप वो 5 और 6 मंथ के बच्चे पूरा डीएनए टेस्ट करके या फिर आपके करीबी वेटनरियन को दिखा के उनका हेल्थ चेक करके आप एक मेल और एक फीमेल उठाओगे डीएनए के बाद। तो ठीक है, आपने अभी पेयर ले लिया है, उसके बाद आपको एक उनका एज मैटर करता है, वो पेयर का एज। अगर आपने 5 या 6 महीने के बच्चे उठाए हैं तो आप उनको कम से कम 1.5 साल तक उनको आप पालोगे, पोसोगे, अपने डाइट पे लेके आओगे, अपने आजू बाजू के एनवायरनमेंट में उनको यूज टू होने देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है, वो बर्ड्स आपके ही डाइट के अनुसार आपको जैसे चाहिए वैसे आप उनको ब्रीडिंग मूड में ला सकते हो, उनको आप खिला पिला के हेल्दी रख सकते हो। उनके ऊपर आप अगर कोई डिसीज हो या कोई उनके हेल्थ के बारे में कुछ तो दिक्कतें हो तो आप वो 6 महीने में आप वो रूल आउट कर सकते हो। तो कभी भी आप ये ध्यान में रखिए कि जब भी आप पेयर लाओ उनको आप ऑब्जर्व करें, डायरेक्टली उनको ब्रीडिंग पे ना डालें, उनको अपने एनवायरनमेंट में यूज टू होने दे, आपके लिए यूज टू होने दे या फिर आपके साथ वो यूज टू होने दे। क्योंकि बर्ड्स हमें पहचानते हैं। जब मैं फीडिंग करने आता हूँ अपने बर्ड्स को तो वो इतना चिल्लाते नहीं हैं, बट इसी जगह पे अगर कोई मेरा फ्रेंड या फिर मेरे परिवार में से कोई सदस्य आए इनको खाना खिलाने के लिए तो मेरे बर्ड्स बहुत चिल्लाते हैं। अगर आप देखो, मैं थोड़ा सा अंदर बाहर कर रहा था क्योंकि अभी इवनिंग का टाइम है, तो उनको मैं खाना खिलाने आया था। अगर आप स्टार्टिंग में देखोगे वीडियो के तो ये लोग सब लोग चिल्ला रहे थे, तो मैंने पार्शली सबको फीड किया है और भी सब लोग शांत है। वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं लेकिन उतना चिल्ला नहीं रहे हैं जितना स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में चिल्ला रहे थे। तो आपके पास पेयर आ गया है, ठीक है, और 6-7 महीने के पेयर ले लिए हैं आपने उनको केज में डाला। तो केज का साइज क्या चाहिए? मिनिमम केज साइज जो चाहिए रहता है वो है 2 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट, ठीक है। तो यहाँ पे 2 फीट का अगर आप केज देखोगे, यहाँ पे मैंने ब्रीडिंग पर्पज के लिए कॉकटेल के पेयर को डाला है। ये 2 फीट बाय 1.5 फीट बाय 1.5 फीट है, जहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे साइड पे ब्रीडिंग बॉक्स का ओपनिंग है। तो यही केज
सेम सेटअप में आप एक अफ्रीकन लवबर्ड के पेयर को भी रख सकते हो, जैसे कि मैं दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे एक मेरा बहुत पुराना केज है जहाँ पे मैंने ब्रीडिंग बॉक्स सामने से लगाया है। ओके, ब्रीडिंग बॉक्स की साइज मैंने कॉकटेल का ही यूज़ किया है, 10 बाई 10 बाई 10, 10 इंच बाई 10 इंच बाई 10 इंच अंदर से, और दोनों साइड पे मैंने ओपनिंग रखा है दरवाजे का, ताकि मैं कौन से भी एंगल से ब्रीडिंग बॉक्स केज को लगा पाऊँ। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो 2 फीट बाई 1.5 फीट बाई 1.5 फीट है। ये मिनिमम 6-8 साल का केज है मेरा, आप देख सकते हो। थोड़ा सा कलरलेस हो गया है, इसको बाद में पाउडर कोटिंग करके हम इसको नया बना देंगे। बट एक अफ्रीकन लवबर्ड का जोड़ा इसके अंदर बहुत कंफर्टेबली रह सकता है। अब बारी आती है सबसे मेन चीज़ की, डाइट एंड फीडिंग। ठीक है, तो अगर आपको ब्रीड करना है अफ्रीकन लवबर्ड्स, ऐसा कोई भी ब्रीडर ना ही रहा होगा जिसके पास अफ्रीकन लवबर्ड्स ब्रीड नहीं किए हो। ओके, तो डाइट ही सबसे इम्पोर्टेंट, मेन स्टेपल डाइट उनका सीड का रहेगा। तो स्मॉल मिलेट्स का मिक्स रहता है जिसमें थोड़े बहुत सनफ्लावर सीड्स रहते हैं, वो वाला आप सीड डाइट ले सकते हो। उसके बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है जहाँ पे आप इनका सॉफ्ट फूड डाइट बना सकते हो। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर करता हूँ जहाँ पे मैंने बहुत सारे सॉफ्ट फूड के वैरायटीज़ दिखाए हैं, जहाँ पे आप सॉफ्ट फूड किस किस प्रकार से और कौन सा सॉफ्ट फूड इस्तेमाल कर सकते हो अपने अफ्रीकन लवबर्ड के फीडिंग के लिए। बट अगर आपको अफ्रीकन लवबर्ड को ब्रीड करना है तो आपको धीरे धीरे करके उनके डाइट पे ध्यान देके उनका सॉफ्ट फूड स्टार्ट करना है। तो सॉफ्ट फूड कैसे स्टार्ट करेंगे, जब आप बच्चे लोगे, 6-8 महीने के बच्चे लोगे, तभी से आपको जो भी खाना है उनको आदत डालनी है वो खाना खाने की। तो आप वहीं से तभी से जब वो बच्चे रहेंगे तभी से आपको ये सॉफ्ट फूड थोड़ा थोड़ा देके उनको स्टार्ट करना है। तो अभी सिर्फ सीड डाइट नहीं रखेंगे, सीड डाइट थोड़ा फैट कंटेंट उनमें ज़्यादा रहता है। ठीक है, कोई सीड्स है जैसे कैनरी सीड जिसमें प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा होता है। तो आप जब ब्रीडिंग के लिए लेना चाहते हो अपने बर्ड्स, तभी आप क्या करोगे, आप अपने सीड में कैनरी सीड्स का कंटेंट थोड़ा बढ़ा सकते हो अलॉन्ग विथ सॉफ्ट फूड डाइट। उसके बाद आप मैं जो सॉफ्ट फूड डालता हूँ वो है स्प्राउट्स, बॉइल्ड एग्स के साथ साथ थोड़ा सा कैल्शियम मिनरल मिक्सचर, बहुत सारे सब्जियां और बहुत सारे फ्रूट्स। अभी मुझे बहुत सारे कंप्लेंट्स आते हैं कि हमारे बर्ड्स फ्रूट्स नहीं खाते, हमारे बर्ड्स सब्जियां नहीं खाती। वो इसलिए नहीं खाते क्योंकि वो आप बचपन से उनको आदत नहीं डालते हो। अभी मेरे पास 2nd और 3rd जनरेशन चालू है लवबर्ड्स का, जहाँ पे मैं बचपन से ही बच्चों को अपने पेरेंट्स के साथ रख के उनको वो खाना खिलाता हूँ जो पेरेंट्स खाते हैं। तो वो एक दूसरे को देख के उनको पता चलता है कि कौन सा खाना खाने लायक है, कौन सा नहीं है। उनमें भी पसंद नापसंद होती है, तो वो अपने हिसाब से अपने पसंदीदा खाना। तो सॉफ्ट फूड में हम क्या क्या दे सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम सॉफ्ट फूड में दे सकते हैं। ठीक है, जैसे कि स्प्राउट्स है, बहुत सारे चीज़ें हैं जो स्टिमुलेट करता है ब्रीडिंग को। जैसे बड़े बर्ड्स होते हैं जहाँ पे फैट ज़्यादा लगता है, जैसे अफ्रीकन ग्रेज है, कॉकटूज है, मकॉस है, जिनमें फैट ज़्यादा लगता है, उनको स्टिमुलेट करने के लिए, ब्रीडिंग करने के लिए। ओके, वैसे ही कॉकटेल्स है और अफ्रीकन लवबर्ड्स है, उनमें ये सारी चीज़ें लगती है जहाँ पे उनको प्रोटीन कंटेंट ज़्यादा रहता है। प्रोटीन कंटेंट जब ज़्यादा हो बॉडी में, प्रोटीन कंटेंट उनके डाइट में ज़्यादा हो, तो मस्कुलेचर बहुत फास्ट बनता है। अगर प्रोटीन कंटेंट उनके डाइट में ज़्यादा हो तो उनका ओव्यूलेशन भी उतना ही बेटर रहता है। अगर प्रोटीन हाई है तो बर्ड्स अच्छे से स्टिमुलेट होते हैं ब्रीडिंग करने के लिए, खासकर मेल्स एंड फीमेल्स। मेल्स स्टिमुलेट होते हैं फीमेल्स को हार्मोनल चेंजेस लाने के लिए। अगर आप कॉकटेल्स में देखोगे, कॉकटेल्स सिंग करते हैं, विसल करते हैं अपने फीमेल को स्टिमुलेट करने के लिए। तो फीमेल स्टिमुलेट होती है और इवेंचुअली हार्मोनल चेंजेस के द्वारा वो अंडे बनाती है और मेटिंग होता है, फिर बाद में अंडे आते हैं। वैसे ही अफ्रीकन लवबर्ड्स में भी प्रोटीन्स ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जहाँ पे मेल्स फीमेल्स को स्टिमुलेट करते हैं। अब आते हैं ब्रीडिंग पे। ठीक है, आपने बहुत सारा सॉफ्ट फूड डाइट दे दिया, उनको बहुत सारा खाना दे दिया, अच्छा डाइट चालू है। उसके साथ आपको ये भी ज़्यादा ध्यान में रखना है कि उनके माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और कैल्शियम बहुत ज़रूरी है। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में जैसे कि आप ट्रेस मिनरल्स हो, जहाँ पे अलग अलग फॉस्फोरस, विटामिन D3 वैसे वगैरह वगैरह जो मिनरल्स होते हैं वो भी उनके डाइट में इंक्लूडेड हो। जैसे आपको कमर्शियली पाउडर्स मिलते हैं, पाउडर्स में भी जैसे कैल्शियम पाउडर है, मैं एक सेटलेट करके वेट्रीना ब्रांड का आता है, सेटलेट करके मैं उनका पाउडर यूज़ करता हूँ अपने एक फूड फार्मूला में या फिर सॉफ्ट फूड डाइट में।
तो वो उसके साथ कैल्शियम के साथ फॉस्फोरस और D3 भी देते हैं, जिनमें D3 हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ कैल्शियम। तो जब भी ब्रीडिंग के लिए आप बर्ड्स को लोगे तो आपको ज़रूरी है कि उनके बहुत सारे सप्लीमेंटेशन आप ऐड करो, मल्टीविटामिन ऐड करो, कैल्शियम ऐड करो, ताकि उनकी हेल्थ, जब एग लेइंग करती है फीमेल तो उनका कैल्शियम बोन से एब्जॉर्ब होता है, तो उनका कैल्शियम की मात्रा बॉडी के अंदर ज़्यादा घटे ना करके हमें बाहर से सप्लीमेंट करना पड़ता है। तो बहुत सारा सप्लीमेंट इन द फॉर्म ऑफ बहुत सारा कैल्शियम इन द फॉर्म ऑफ कटल बोन पाउडर है, सिरप है, बहुत सारे ऑप्शंस है मार्केट में। तो आप अभी आपका सॉफ्ट फूड हो गया, सप्लीमेंट हो गया, अभी इनका मेटिंग चालू हो रहा है। अगर आप देख रहे हो अपने बर्ड्स को, थोड़ा सा अग्रेशन दिखाएंगे, फीमेल बहुत ज़्यादा टाइम अपना बॉक्स के अंदर बिताएगी, मेल भी बॉक्स को गार्ड करते रहेगा, बीच बीच में फीमेल को फीडिंग करते रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट साइन है बॉन्डिंग का कि मेल फीमेल को फीडिंग करेगा। अब अफ्रीकन लवबर्ड्स ऐसे स्पीशीज है जिसमें मेल टू मेल बॉन्डिंग भी देखा गया है, तो दे आर मोनोगैमस ऑल्सो। और इसमें ऐसा होता है कि कभी कभार आपके पास DNA नहीं है लेकिन आपके पास 2 बर्ड्स है, लेकिन आप समझ रहे हो कि वो मेल और फीमेल है, बट दे आर बोथ मेल्स और वो मेल एक दूसरे को खाना खिला रहे हैं। तो हमें ऐसा लगता है कि हमने बॉक्स दिया है, केज भी बड़ा है, खाना भी सॉफ्ट फूड जा रहा है, लेकिन ये लोग मेटिंग नहीं कर रहे और अंडा नहीं लेकर रहे। तो ऐसे टाइम पे अगर अपने बर्ड्स का DNA नहीं किया हो तो ये ध्यान में रखिएगा कि 2 मेल्स भी एक दूसरे को फीडिंग करते हैं और एक पेयर के जैसे बिहेव करते हैं। सो सॉफ्ट फूड डाइट हो गया, मेल फीमेल को फीडिंग कर रहा है, फीमेल भी नेस्ट बॉक्स के अंदर ज़्यादा टाइम बिता रही है। अभी आपको ये देखना है कि इस टाइम पे उनका बिहेवियर कैसे चेंज होता है। फीमेल या फिर मेल या फिर दोनों एक साथ नेस्टिंग करेंगे। नेस्टिंग क्या करेंगे तो मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे बॉक्स के अंदर मैंने नेस्टिंग की, मेरा बॉक्स, ये जो लीव्स आते हैं पाम ट्री के लीव्स, ये मैं इनको पाम ट्री के लीव्स देता हूँ और उनको थोड़ा सा श्रेड करके इनके केजेस में, केज के अंदर डाल देता हूँ। क्या करते हैं, वो पाम ट्री के लीव जो है उनको हल्का सा कुतरते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ, एक वीडियो है जहाँ पे वो हल्का सा कुतरते हैं पाम ट्री के लीव को, और वो अपने पंखों के अंदर फंसा के उसको बॉक्स के अंदर लेके जाके अपना घोंसला बनाते हैं। वेयर दे फील सिक्योर कि उनके बच्चे सेफ रहेंगे, इसके अंदर घोंसले के अंदर रहेंगे, ज़्यादा ह्यूमिडिटी ना रहे, ज़्यादा हीट ना रहे, उनके हिसाब से, अपने हिसाब से वो एक घोंसला बनाते हैं, वो भी बॉक्स के अंदर। तो वो भी एक सोल्यूशन है आपके ब्रीडिंग के लिए। अगर आपके लव बर्ड्स ब्रीड नहीं कर रहे हैं या फिर आपके लव बर्ड्स एक दूसरे में बॉन्डिंग नहीं दिखा रहे हैं एंड दे आर अ मेल एंड फीमेल, तो आपको उनको ऐसे नेस्टिंग मटेरियल देके आप उनको स्टिमुलेट कर सकते हो ब्रीडिंग के लिए या फिर मेटिंग के लिए। अब बारी आती है एग लेइंग की। मेटिंग हुआ, नेस्ट बिल्डिंग हुआ, फीड भी अच्छा जा रहा है, अब मेटिंग हो गई है, अंडे भी आ गए। आपको अभी क्या करना है, सबसे ज़्यादा और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बार बार उनका बॉक्स खोल के ना देखें। फीमेल थोड़ी शाय रहती है, अपने अंडे कभी कभार कोई फीमेल जैसे भी रहते कि बहुत ज़्यादा अग्रेशन दिखाती है, अपने अंडे इतने गार्ड करते कि वो आपको काटने भी आ सकती है। ओके, सो अभी अग्रेशन वगैरह हो गया, अंडे आ गए हैं, अंडे फीमेल अच्छे से इंक्यूबेट कर रही है। बीच बीच में आप कैंडलिंग भी कर सकते हो, कैंडलिंग के भी वीडियोज़ है मेरे शॉर्ट्स में, तो आप उसमें आप कैंडलिंग चेक कर सकते हो, क्या होता है कैंडलिंग में, कैसे होता है कैंडलिंग और कितने दिनों के बाद आप कैंडलिंग कर सकते हो। सो बेसिकली 3 दिन सारे अंडे ले करने के बाद जब फीमेल उसके ऊपर इंक्यूबेशन के लिए बैठती है, तो इंक्यूबेशन के 3 दिन के बाद, क्योंकि आप जब भी देखोगे फर्स्ट एग, सेकेंड एग और थर्ड एग ले करने के बाद ही फीमेल एक्चुअली अंडों पे बैठना चालू करती है। तो अंडों के ऊपर बैठने के बाद 3 दिन के बाद आप उनको कैंडलिंग कर सकते हो। उसमें आपको एक थिन रेड लाइन दिखेगी, जहाँ पे आप और भी माइन्यूटली देखोगे तो एक आध अंडे में आपको हार्ट बीट तक नजर आ सकती है। दैट मीन्स आपका अंडा फर्टाइल है, मेल और फीमेल का पॉसिबली प्रॉपर मेटिंग हो गया है एंड सारे के सारे अंडों में से बच्चे निकलेंगे। कोई अंडे रहते हैं जहाँ पे लाइंस नहीं दिखाई देती, या तो वो अभी तक उतने इंक्यूबेट नहीं हुए हैं जहाँ पे फर्टिलिटी आ जाए, या फिर वो फर्टिलाइज ही नहीं हुए। ओके, सो फर्स्ट इज जब पेरेंट्स ही अपने बच्चों को बड़े करते हैं, यहाँ पे आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, दिन में 4 से 5 बार हमको खाना दे दिए। सीड्स तो हमेशा रहेंगे केज के अंदर, लेकिन सॉफ्ट फूड की क्वांटिटी फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी। यहाँ पे बहुत सारा सॉफ्ट फूड दीजिए, क्योंकि ज़्यादा सीड्स देंगे तो मॉइस्चर कम रहता है, क्योंकि कभी कभार आप देखोगे
बर्ड्स अपने चिक्स को सिर्फ पानी पिलाते हैं। आप उनके क्रॉप में सिर्फ पानी देखोगे, क्योंकि ज़्यादा गर्मी होती है तो सिर्फ पानी ज़्यादा पिलाते हैं। तो बेटर गेट आप उनको सॉफ्ट फूड खिलाओ इन द फॉर्म ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स या फिर स्प्राउट्स या फिर एग्स, जहाँ पे वो डाइजेशन के लिए भी ईजी हो और उनको ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो और ज़्यादा इन्फेक्शन भी ना पकड़े। तो ये रहा छोटा सा प्रोज फॉर पेरेंट रेजिंग ऑफ द चिक्स। अभी आते हैं कॉन्स में। सबसे पहली बात, जब 6 अंडे होते हैं, मिनिमम 4 to 6 अंडे ले करते हैं अफ्रीकन लवबर्ड्स, उसमें अगर फर्स्ट अंडा ले हैच हो गया है समझो आज, तो उसके 6 या 7 दिन के बाद वो छठवां अंडा हैच होगा। तो जो एज गैप है बिटवीन फर्स्ट चिक और लास्ट चिक में, तो वो बहुत 7 days to 40, कभी कभार 12 दिन का भी रहता है, क्योंकि बीच बीच में एक दिन का गैप लेते हैं, या तो हर रोज़ एक अंडा ले करेंगे। तो फर्स्ट चिक में और लास्ट चिक में बहुत अंतर रहता है और चिक्स की ग्रोथ बहुत फास्ट होती है रोज़। तो छोटा जो चिक रहता है उनको पेरेंट्स उतना फीड नहीं कर पाते और इवेंचुअली इट लीड्स टू डेथ। तो अगर पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं, बहुत एक्सपीरियंस्ड है बच्चे रेस करने में, तो वो 6 के 6 बच्चे अपने आप प्रॉपरली रेस करते हैं। ये है उसके कॉन्स। अभी आते हैं हैंड फीडिंग पे। तो बच्चे अभी हो गए हैं हैच। आपको अगर हैंड फीडिंग का एक्सपीरियंस है तो ही आप ट्राई कीजिए, नहीं तो आप बिल्कुल भी ट्राई ना करिए, बिकॉज हैंड फीडिंग और पैरेंट्स में बहुत रिस्की रहता है। कभी कभार खाना चेस्ट में चला जाता है तो न्यूमोनिया होते हैं और लीड्स टू डेथ, उसको एस्पिरेशन न्यूमोनिया बोलते हैं। उसके बाद आप 10वें दिन पे आप चिक्स को हैंड फीडिंग के लिए ले सकते हो। आप बोल रहे हो 10वें दिन पे आप हैंड फीडिंग के लिए बोल रहे हो, तो लास्ट वाला बच्चा जो आपने अभी बोला था उसका क्या होगा? तो जब भी आप फर्स्ट चिक 10वें दिन पे हैंड फीडिंग के लिए लोगे, उसके साथ साथ बाकी के भी जो चिक्स है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो आप उनको भी हैंड फीडिंग पे ले सकते हो। तो पहले 3 चिक्स आप हैंड फीडिंग के लिए ले सकते हो, बाकी के 3 चिक्स है वो अभी भी छोटे हैं तो वो पेरेंट्स के लिए छोड़ देना। जब वो बच्चे 10 दिन पे आए तो आपको उनको हैंड फीडिंग पे लेना है। तो ये है उसके पहला उसका प्रो रहेगा कि आपके सारे के सारे बच्चे जिंदा हैं, आप सारे के सारे बच्चे हैंड फीड करके हैंड रेस कर रहे हो। दूसरा प्रो ये है कि वो सारे के सारे बच्चे आपके हैंड टेम रहेंगे, बिल्कुल भी आपसे डरेंगे नहीं या फिर ह्यूमन से डरेंगे नहीं। वो टेम बच्चे रहेंगे, आपके साथ खेलेंगे, आपके साथ रहेंगे, आपके बॉडी के ऊपर खेलेंगे। कौन ये है कि आप अगर कॉन्फिडेंट नहीं हो या फिर आप इनएक्सपीरियंस्ड हो हैंड फीडिंग करने के लिए, तो उसमें बच्चों की मौत होने की चांसेस ज़्यादा है। सेकेंडली, आपका हैंड फीडिंग फार्मूला का अगर टेम्परेचर और कंसिस्टेंसी बराबर नहीं है तो वहाँ पे भी क्रॉप इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। तो गो टू नोट या टेक होम नोट यही रहेगा कि अगर आप कॉन्फिडेंट हो, आप एक्सपीरियंस्ड हो हैंड फीडिंग में, तो ही हैंड फीडिंग के लिए लीजिए। तीसरा प्रो ये रहेगा कि आप जब हैंड फीडिंग के लिए लेते हो बच्चे, आप इंस्टेंटली आपके पेरेंट बर्ड्स को, जो आपका पेयर है, ब्रीडिंग पेयर है, उनको स्टिमुलेट कर सकते हो सेकेंड क्लच के लिए। तो बैक टू बैक आपके बच्चे ऑलरेडी बाहर है, हैंड फीडिंग के लिए है, आपका पेयर सेकेंड क्लच के लिए इंस्टेंटली जा सकता है और आप सेकेंड क्लच इंस्टेंटली ले सकते हो। तो बैक टू बैक आप ब्रीडिंग उनका कर सकते हो। यहाँ पे एक साइड पे आपके बच्चे रेज हो रहे हैं और सेकेंड वहाँ पे आपकी पेयर वापस अंडे के ऊपर बैठी है। तो ये एक बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है अगर आप एक जीन पूल बनाना चाहते हो या फिर आप देखना चाहते हो या फिर एक एक्सपेरिमेंट करना चाहते हो कि आपके पेयर में कौन से कलर्स या फिर कौन से म्यूटेशंस अवेलेबल है वो। अभी ये हो गया सारा ब्रीडिंग के बारे में, बच्चों के बारे में, पेरेंट्स के बारे में, ठीक है। ये सारा ब्रीडिंग के पॉजिटिव्स है। अभी ब्रीडिंग के नेगेटिव्स पे भी बात करेंगे। ब्रीडिंग के नेगेटिव्स क्या है? तो 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जहाँ पे आपको फेलियर मिलता है, आप थक जाते हो या फिर आप तंग हो जाते हो कि बाबा मैंने इतना पैर लिया है, इतने टाइम से मैं ट्राई कर रहा हूँ लेकिन पैर ब्रीड नहीं हो रहा है, ब्रीड हो रहा है तो बच्चे हैच नहीं हो रहे तो और क्या करें। तो सबसे पहला है इनफर्टिलिटी इन आइदर ऑफ द पेयर। मेल में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है या फिर फीमेल में भी इनफर्टिलिटी हो सकती है। कैसे? तो कभी कभार मेल्स बचपन से ही इनफर्टाइल होते हैं या फिर फीमेल्स बचपन से ही इनफर्टाइल होते हैं, क्योंकि कभी कभार मेल्स के गोनाड्स या फिर ऑर्गन्स जो होते हैं वो प्रॉपरली डेवलप नहीं हो पाते। सिमिलरली फीमेल्स में भी सेम ही है कि वो उनके ऑर्गन्स उतने डेवलप नहीं होते एडल्टहुड के बाद या फिर मैच्योरिटी के बाद जितने डेवलप होने चाहिए। सेकेंड होता है अग्रेशन। आप देखोगे मेल और फीमेल को साथ में रखा है, मेल या फिर फीमेल एक दूसरे को बार बार मारते हैं। और इन अफ्रीकन लवर्स अगर आप देखोगे, अफ्रीकन लवर्स फाइट टिल डेथ। वो एक दूसरे को काटे बिना रहते नहीं है या फिर फाड़े बिना रहते नहीं है। दे आर ऑलवेज ब्लीडिंग वंस दे आर इन अ फाइट।
तो हर बार वो फाइट करेंगे तो आपको खून दिखेगा ही दिखेगा। तीसरी और इम्पोर्टेंट नेगेटिव्स ये है इस फील्ड में कि अगर आप कभी कभार फीमेल्स को ज़्यादा कैल्शियम या फिर प्रॉपर कैल्शियम मिलता नहीं है तो फीमेल में एग बाइंडिंग भी दिखता है। सॉरी। तो एग बाइंडिंग क्यों होता है? फीमेल के अंदर अगर कैल्शियम की कमी हो, कैल्शियम अंडा बाहर निकालने में मतलब मसल मोटिलिटी के टाइम भी या फिर मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम भी बहुत काम आता है। अगर बॉडी में कैल्शियम है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, अगर कैल्शियम नहीं है तो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर्ली नहीं होते। या फिर कभी कभार अंडे का साइज़ बड़ा होता है, फीमेल का साइज़ छोटा होता है, वेंट का ओपनिंग बराबर नहीं रहता है, जिसके कारण एग बाइंडिंग होती है। तो एग बाइंडिंग भी एक रीज़न है जहाँ पे आपके बर्ड्स को थोड़ा सा हेल्थ वाइज इश्यूज आ सकते हैं या फिर बर्ड उतना प्रॉपर्ली ब्रीड नहीं कर। तो फाइनली आते हैं प्रो टिप पे। मेरे पर्सनल प्रो टिप से आपके लिए, अगर आपको चाहिए कि आपके बर्ड्स प्रॉपर्ली ब्रीड हो और बहुत सारे बच्चे निकले, तो फर्स्ट प्रो टिप ये है कि एनरिचमेंट। आप अपने बर्ड्स को बहुत सारा एनरिचमेंट दीजिए जिसमें उनका गोनाड्स बहुत अच्छे से डेवलप हो। एनरिचमेंट क्या होता है? एनरिचमेंट बहुत सारे स्टेम्स, ट्विग्स, लीव्स या फिर बहुत सारे हरे लकड़ियाँ रहती हैं जहाँ पे वो बार बार उसके ऊपर कुतरते रहते हैं। आप उनको नीम के ट्विग्स दे सकते हो, आम के ट्विग्स दे सकते हो, गुआवा के ट्विग्स दे सकते हो, या फिर कोई भी ड्रम स्टिक का लीफ, पत्ता, फ्लावर, स्टेम या फिर ड्रम स्टिक खुद, जिसको हम मोरिंगा बोलते हैं, वो आप इनको पीसेस में कट करके दे सकते हो। सिर्फ कुछ नहीं करना, आपको एक पीस बनाना है और उसको उनके केज के अंदर डाल देना है। ओके, दिस इज माई फर्स्ट प्रो टिप कि एनरिचमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट इन गोनाड डेवलपमेंट। अगर मेल बार बार उसको कुतरते रहता है तो उनके गोनाड्स जो है वो प्रॉपरली डेवलप होते हैं और दे इंक्रीज इन साइज, और वो मेल जो है मूड में आता है ब्रीडिंग करने के, और फिर वो फीमेल को जाके वो करता है। तो ये है मेरा फर्स्ट प्रो टिप। सेकेंड प्रो टिप, आपको ये थोड़ा सा बोरिंग लगेगा बट दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड कीपिंग। आप अगर अपने बर्ड्स को या फिर जहाँ से आपने बर्ड्स लिए हैं, ऑलवेज रिमेंबर, बर्ड्स अगर आपको लेने हैं तो एक ब्रीडर से ही लेना, क्योंकि ब्रीडर के पास उनका पूरा डेटा रहता है, फैमिली डेटा, पेडिग्री डेटा जिसको बोलते हैं। इनके माँ बाप कौन थे, उनके माँ बाप कौन थे, या फिर ये जिस म्यूटेशन पे काम कर रहे हैं, तो आपको पता रहेगा कि वो ब्रीडर कौन से म्यूटेशन पे काम कर रहे थे और उनके पास कौन से कलर्स आने वाले हैं। तो आप भी वही कर सकते हो, रिकॉर्ड कीपिंग। आपको पता है कौन सी पेयर किसके साथ लगाई है या फिर कौन सा मेल कौन सी फीमेल के साथ लगाई है और आपको कौन से बच्चे निकले। अगर आपके पास वो रिकॉर्ड कीपिंग का डेटा है तो आप एक प्रॉपर जीन पूल और एक प्रॉपर म्यूटेशन, आप डिज़ायर्ड म्यूटेशन जो आपको चाहिए और जिस कलर पे आप काम कर रहे हो वो आप हासिल कर सकते हो। सो फाइनली अफ्रीकन लवबर्ड एक फन ब्रीडिंग प्रोसेस है। मैं यूजुअली मीडियम बर्ड्स ब्रीड करता हूँ और स्मॉल बर्ड्स भी ब्रीड करता हूँ, बट अफ्रीकन लवबर्ड उसमें अपने आप में ही एक फन एक्सपीरियंस है जिससे आपको एक्साइटमेंट रहता है और एक म्यूटेशन का कीड़ा लगता है जहाँ पे आप कलर्स, वैरायटी ऑफ कलर्स के साथ खेल सकते हो। बहुत इसमें पेशेंस की ज़रूरत भी रहती है, ये आपको पेशेंस भी सिखाते हैं। और सबसे मेन चीज़, आपको इनके साथ कमिटमेंट दिखानी है। आपको इनको कमिट करना पड़ता है कि इतने टाइम में आप इनको ऐसे करोगे, तो एक प्लान और चार्ट बनाना पड़ता है। बट इट्स अ वेरी फन प्रोसेस, क्योंकि वो अच्छा रिवॉर्डिंग प्रोसेस है। क्योंकि अगर आप ये सारी चीज़ें जो मैंने अपनी बताई है ये मैं खुद फॉलो करता हूँ और इट इज़ वेरी रिवॉर्डिंग व्हेन यू सी समथिंग लाइक दिस। और मुझे बहुत पसंद है जब आपका बॉक्स ऐसे भरा रहता है ऐसे बच्चों से, और आप देख सकते हो बड़े हो रहे बच्चे। मैं एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा हूँ फिलहाल, इसलिए थोड़ा सा बिजी रहता हूँ, बट दिस इज समथिंग आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये रिवॉर्डिंग होता है। तो फाइनली आपको ये वीडियो कैसा लगा, हेल्पफुल था नहीं था, प्लीज़ 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 कमेंट में आप मुझे बता सकते हो। आपको अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में कर सकते हो, मैं उसका रिप्लाई करूँगा पर्सनली। तो ये था अफ्रीकन लवबर्ड ब्रीडिंग टिप्स एंड ट्रिक्स। आप आपके भी ट्रिक्स एंड टिप्स मेरे साथ शेयर कर सकते हो, नीचे कमेंट कीजिए।
आपको जो भी क्वेश्चन रहेंगे आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हो, मैं उसके रिप्लाई करके आपको आंसर दे दूंगा। और अगर आप कुछ इसके अलावा भी कुछ आप फॉलो करते हो या फिर आपके डेली रूटीन में कैरी आउट करते हो तो आप वो भी हमारे साथ शेयर कर सकते हो। तो थैंक यू एवरीवन फॉर स्टिकिंग टिल द एंड ऑफ द वीडियो। साइनिंग ऑफ अंटिल द नेक्स्ट वीडियो। एंड एक कुछ तो पक रहा है, कुछ तो खुशखबर आ रही है, वो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगा। एक छोटू सा नॉन वर्बल वीडियो है, उस पर काम चल रहा है, स्टिल वर्क इन प्रोग्रेस, तो मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। बट अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए, और अपने लव बर्ड के सेटअप्स भी आप मेरे साथ शेयर कर सकते हो। सेम चैनल मेरा इंस्टाग्राम पे भी है MNS एवियरी के नाम से। चाओ, थैंक यू सो मच, बाय।